नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बंद पड़े 81 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने के लिए 8,767 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 60,000 से ज्यादा घर तैयार किए जाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कोविड महामारी के वैश्विक आपात के बीच इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्रालय ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों को 15 अगस्त को लेकर गाइडलाइंस भेज दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री टिकटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव क्या है, ये भी बुलेटिन में आपको बताएंगे। इन तमाम खबरों के साथ कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभाग संबंधी स्थायी समितियों में रिक्त पदों पर 65 राज्यसभा सांसदों को मनोनीत कर दिया है। इनमें नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मनोनीत पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और कुछ समय पहले चुने गए अरुण सिंह और सुधांशु त्रिवेदी जैसे नामों समेत 8 महिला सदस्य भी शामिल हैं। इनमें 19 सांसद राज्यसभा के तहत आने वाली समितियों के सदस्य बने हैं, जबकि बाकी लोकसभा के तहत आने वाली समितियों में शामिल हैं। इनमें वो नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अभी शपथ नहीं ली है। समितियों की बैठक में वो शपथ के बाद ही शामिल हो सकते हैं। सबसे अधिक 6 सांसद ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति और 5-5 सांसद सामाजिक न्याय और अधिकारिता और शहरी विकास संबंधी समिति में मनोनीत किए गए हैं। ये नियुक्तियां 22 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा रेल संबंधी और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश कृषि संबंधी समिति में, जबकि वरिष्ठ सांसद तिरुचि शिवा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के सदस्य बने हैं। मनोनीत सांसद पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को विदेश मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। इसी तरह पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे वाणिज्य संबंधी समिति, दिग्विजय सिंह शहरी विकास और के.टी.एस. तुलसी ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य बने हैं। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को गृह कार्य संबंधी समिति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन को कोयला और इस्पात संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। महासचिव राज्यसभा देश दीपक वर्मा की ओर से संसदीय बुलेटिन में समितियों के गठन से संबंधित सूचना जारी की गई। उद्योग समिति में पिल्ली सुभाष चंद्र बोस और विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संबंधी समिति में महाराजा संजाओबा लेशंबा को सदस्य बनाया गया है। मानव संसाधन संबंधी समिति में 4 बड़े नेताओं एम थम्बिदुरई, भुवनेश्वर कलिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जी.के. वासन को जगह दी गई है। वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति में प्रियंका चतुर्वेदी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मौसम नूर और दीपक प्रकाश को मनोनीत किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति में इंदुमाला गोस्वामी और वशिष्ठ नारायण सिंह, कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी समिति में अभय भारद्वाज, राजेंद्र गहलोत, के.आर. सुरेश रेड्डी और दीपेंद्र सिंह, जबकि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति में तिरुचि शिवा और के.सी. वेणुगोपाल के नाम शामिल हैं। डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद और रूपा गांगुली को खाद्य और उपभोक्ता मामले संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। लोकसभा से संबंधित समितियों में रसायन और उर्वरक में 3 सांसदों पी सेल्वारासु, ए.डी. सिंह और के वनलालवेना, कोयला और इस्पात में वेंकटरमन राव, मोपी देवी और शिबू सोरेन को सदस्य बनाया गया है। रक्षा संबंधी समिति में प्रेमचंद गुप्ता, शरद पवार और राजीव सताव सदस्य बने हैं। ऊर्जा संबंधी समिति में 6 सदस्य अजीत कुमार भुइया, मुजीबुल खान, जे.एम. लोखंडवाला, नबाम रेबिया, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और के.टी.एस. तुलसी शामिल हैं। वित्त समिति में एलामारम करीम, आई.टी. में शक्ति सिंह गोहिल और परिमल नथवानी, श्रम संबंधी समिति में नीरज डांगी, दुष्यंत गौतम, विवेक ठाकुर और पेट्रोलियम समिति में डॉक्टर भगवत कराड़ को शामिल किया गया है। संसदीय समितियों में काफी अहम रेलवे में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, उदयनराजे भोसले, नरहरि अमीन और फूलो देवी नेताम को शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास संबंधी समिति में इरन्ना कराड़ी, वानवी राय खरलुखी, सुजीत कुमार और के.पी. मुनुसामी को शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति में रमीलाबेन बारा, बिस्वजीत डिमरी, अशोक गस्ती, ममता मोहंता, रामनाथ ठाकुर शामिल हैं, जबकि शहरी विकास संबंधी समिति में अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला,
सुब्रत बख्शी, रामचंद जांगड़ा, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। जल संसाधन में एनआर इलेंगो, अरुण सिंह और सुभाष चंद्र सिंह को सदस्य बनाया गया है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसद विनय पी सहस्त्रबुद्धे को मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनकी नियुक्ति 22 जुलाई से प्रभावी होगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर शांति की जल्द से जल्द बहाली के लिए द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल्स के आधार काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारा जा सके। ये फैसला शुक्रवार को भारत चीन सीमा मसलों पर परामर्श और तालमेल के लिए बनी समिति यानी WMCC की 17वीं बैठक में लिया गया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता की विदेश विभाग में पूर्व एशिया के मसलों के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने, जबकि चीन की तरफ से ये जिम्मेदारी उठाई। चीनी विदेश मंत्रालय में सीमा मामलों के प्रमुख होंग लियांग ने सीमा पर तनाव को कम करने के लिए दोनों ही पक्षों ने जल्द ही कमांडरों की दूसरी बैठक बुलाने की जरूरत पर बल दिया। बैठक में पश्चिम सीमा पर LAC पर तनाव कम करने के लिए उठाए गए प्रयासों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत थे कि तनाव कम करने के लिए 5 जुलाई 2020 को दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में तय नियमों और शर्तों का पालन किया जाए। भारत और चीन के बीच सीमा मसले को लेकर राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत एक तरफा तरीके से किए गए किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। भारत को उम्मीद है कि चीन इस मसले पर दोनों देशों के सीमा मामलों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के दौरान लिए गए निर्णयों को सुचारू रूप से लागू करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की टिप्पणियों को लेकर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही दुनिया के महत्वपूर्ण देश हैं, इसलिए सभी देशों की निगाहें भारत चीन सीमा से जुड़ी गतिविधियों पर है। अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री को इस बारे में स्थिति से अवगत कराया गया है। I have already conveyed that we are engaged on the issue of peace and tranquility on our borders with China. We are talking to them through established diplomatic and military channels. Now, since India and China are both permanent countries, there is this issue has attracted interest all over the world. What I can say is that as part of our diplomacy, we are engaged with those interested to convey our viewpoint. पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत एक के बाद एक कई फैसले ले रहा है। ताजा फैसले में केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। इसके तहत उन देशों के बोलीदाताओं पर पाबंदी लागू होगी जिनकी सीमा भारत से सटती है। इसका सीधा असर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों पर होगा। हालांकि कुछ सीमित मामलों में छूट भी दी गई है, जिसमें कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा आपूर्ति की खरीद को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। इस फैसले के बाद भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के किसी भी बोलीदाता को खरीद में बोली लगाने के लिए पंजीकृत होना जरूरी होगा। इसके लिए पंजीकरण समिति का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा विदेश और गृह मंत्रालय से भी मंजूरी लेना जरूरी होगा। नया नियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, स्वतंत्र निकाय और सरकारी निजी भागीदारी से जुड़ी सभी परियोजनाओं पर लागू होगा, जिसमें सरकार वित्तीय मदद करती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों आदि द्वारा खरीद के मामले में इस आदेश के क्रियान्वयन को लेकर संविधान के अनुच्छेद 257(1) का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। राज्य सरकारों की खरीद के मामले में उचित प्राधिकरण का गठन राज्य करेंगे, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी जरूरी बनी रहेगी। कुछ मामलों में छूट दी गई है। इसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए 31 दिसंबर तक चिकित्सा सामानों की आपूर्ति के लिए खरीद शामिल है। सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक नया प्रावधान सभी निविदाओं पर लागू होगा। जिन निविदाओं को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है या वो पात्रता के मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है, जिन बोलीदाताओं का पंजीकरण नहीं है, उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। अगर ये चरण पूरा हो गया है, निविदा रद्द की जाएगी और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
ये प्रावधान निजी क्षेत्र द्वारा खरीद पर लागू नहीं होता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली की लचीलापन का आकलन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के कार्यों ने बाजार की स्थिरता बनाए रखने और गंभीर जोखिमों से बचाए रखने में मदद की है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, ये चेताया गया है कि गैर वित्तीय क्षेत्र वैश्विक राजनीतिक तनाव और महामारी के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान, वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 की पहली छमाही के दौरान कमजोर हुआ बैंक क्रेडिट बाद में बैंक समूहों में व्यापक आधार पर आधारित हो गया। कोविड-19 के प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था समय से पहले उबर सकती है, इसके संकेत दिखाई देने लगे हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी प्रयास तेज हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान दी गई पूंजी का भरपूर उपयोग करें और प्रगति में भागीदार बने। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बंद पड़े 81 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने के लिए 8,767 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है। इसके तहत 60,000 से ज्यादा घर तैयार किए जाएंगे। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में तेजी लाने की सरकार की कोशिश की ये बानगी है। इसी प्रयास के तहत बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के तहत आने वाली 7 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपना पूंजी व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने को कहा है। इन 7 कंपनियों के लिए इस साल के बजट में 24,633 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस साल की पहली तिमाही तक इन्होंने इस रकम में से 3,557 करोड़ रुपए ही खर्च किए। वित्त मंत्री ने इन कंपनियों से कहा है कि दूसरी तिमाही तक पूंजी व्यय को 50% तक लाया जाए। सरकार के इन कदमों का असर भी देखने को मिल रहा है। इस साल जून के दौरान जीएसटी कलेक्शन 90,917 करोड़ रुपए रहा। हालांकि ये रकम पिछले साल जून का 91% है, लेकिन आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण इस साल मई में जीएसटी कलेक्शन सिर्फ 62,000 करोड़ से कुछ ज्यादा था। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे के मुताबिक एडवांस टैक्स कलेक्शन भी पिछले साल के 80% के बराबर प्राप्त कर लिया गया है। बुधवार को उद्योग संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लक्ष्य कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद पाया गया है। वित्त सचिव ने उम्मीद जताई कि अर्थव्यवस्था अनुमान से कहीं पहले पटरी पर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान में पिछले कई दिन से चल रहे सियासी संकट पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने स्पीकर की तरफ से कांग्रेस के बागी 19 विधायकों को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। जी हां, ये रोक कोर्ट ने लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की अर्जी को मंजूर कर लिया है। स्पीकर की ओर से सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों को जारी नोटिस की वैधानिकता को लेकर पायलट खेमा हाईकोर्ट पहुंचा था। 21 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए विधानसभा स्पीकर से 24 जुलाई तक अयोग्यता कार्यवाही न करने का निर्देश दिया था। इससे पहले विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले सुनाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। अदालत सोमवार को इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से अपनी मातृभाषा से लगाव करने और उसमें महारत हासिल करने का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने सांस्कृतिक विविधताओं और मूल्य प्रणालियों की व्यापक समझ के लिए अन्य भाषाओं को सीखने के लिए भी आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हो रहे वर्ल्ड तेलुगु कल्चरल फेस्टिवल के वर्चुअली उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में ये बातें कही। समारोह में ऑनलाइन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भाषा से व्यक्ति के संस्कारों और संस्कृति की पहचान होती है, इसलिए संस्कृति और मूल्यों को आत्मसात करने के लिए भाषा सीखना और मातृभाषा में महारत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलने के लिए व्यापक सांस्कृतिक और भाषाई आदान प्रदान की भी अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मां और मातृभूमि से
प्यार होने के साथ साथ मातृभाषा और शिक्षकों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत मुक्ति का एक मार्ग है, लेकिन संस्कृति उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीने का व्यवहारिक तरीका सिखाती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा सिर्फ क्षेत्र, प्रांत और देश की एकता और सामुदायिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक एकता और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की रफ्तार रोजाना बढ़ती ही जा रही है। भारत में बीते 24 घंटे के अंदर अब तक के सबसे ज्यादा 49,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब देश में कुल दर्ज मरीजों की संख्या 13 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है। देश में रिकवरी रेट 63.45% है। कोरोना से अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 49,310 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब देश में कुल मरीजों की संख्या 12,87,945 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 740 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा 30,601 पर पहुंच गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक कुल 8,17,208 लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं और रिकवरी रेट 63.45% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए हैं। अब देश में 4,40,135 सक्रिय मामले हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक 23 जुलाई तक टेस्ट किए गए कोरोना वायरस सैंपलों की कुल संख्या 1,54,28,170 है, जिसमें से 3,52,801 सैंपल्स का टेस्ट बीते 24 घंटे में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में पिछले 7 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में 28% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इस दौरान 2,84,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें करीब 43% केस पूर्वी राज्यों से आए हैं। इसके बाद दक्षिण भारत से 39% कोरोना के मामले सामने आए। सबसे कम 20.74% कोरोना के मामले देश के उत्तरी इलाके से आए हैं। क्षेत्रवार राज्यों में पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफे की बात करें तो उत्तर भारत में बिहार में 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच कोरोना के केस में 47% का इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान 33% से ज्यादा केस बढ़े हैं और ये 43,000 से बढ़कर 58,000 तक पहुंच गए। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है और इस दौरान सिर्फ 7.3% केस ही बढ़े हैं। रोजाना 1000 से 1500 के बीच ही केस सामने आए हैं। पूर्वी राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में 7 दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल में 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच 43% केस बढ़े हैं। असम में 7 दिन में 9,000 नए केस सामने आए हैं और कुल केस में 45% का इजाफा हुआ है। ओडिशा में 37% से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पश्चिमी राज्यों में महाराष्ट्र में 7 दिनों में 63,000 से ज्यादा केस आए हैं। कुल मामलों में 22.23% का इजाफा हुआ है। गुजरात में 17 से 24 जुलाई के बीच 15.38% कोरोना के केस बढ़े हैं। राजस्थान में 7 दिन में 22.24% कोरोना के मामले बढ़े हैं। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिन में कोरोना के 25% मामले बढ़े हैं। यहां अब तक 25,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 32% नए केस बढ़े हैं। दक्षिण भारत में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े हैं। तमिलनाडु में कोरोना के केस 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 23.40% केस आए हैं। कर्नाटक में 57% से ज्यादा और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 91% से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,55,19,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,33,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त दुनिया में 60 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका में स्कूल कॉलेजेस 4 सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 40,38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,44,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। यहां का रिकवरी रेट 30.53% है।
दूसरे नंबर पर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 22,87,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ मरने वालों की संख्या 84,000 से ज्यादा हो चुकी है। यहाँ कोरोना से ठीक होने वालों की दर 71% के करीब है। तीसरे नंबर पर एशियाई देश भारत है। यहाँ 12,87,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.37% और रिकवरी रेट 63.45% है। यूरोप में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले रूस में सामने आए हैं। यहाँ करीब 8 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 13,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। रूस में ठीक होने की दर 73% से ज्यादा है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दक्षिण अफ्रीका में सामने आए हैं। यहाँ 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। इनमें 2,36,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से 6,000 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बाढ़ पीड़ित असम और बिहार में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में 26 जुलाई से फिर से भारी बारिश के आसार हैं, जबकि पूर्वोत्तर के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। इस बीच बिहार में बाढ़ के पानी से 10 से ज्यादा जिलों में स्थिति नाजुक है। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए पानी के दबाव के कारण गोपालगंज में सारण तटबंध टूट गया है। इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में बाढ़ से 245 पंचायतों के 7 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, जिनके मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बाढ़ और कोविड-19 से पीड़ित असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए राहत सामग्री रवाना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से रेड क्रॉस राहत आपूर्ति के 9 ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव आर.के. जैन भी मौजूद थे। राहत सामग्री में टेंट, कपड़े, वाटर प्यूरिफायर, सर्जिकल मास्क, पीपीई किट और फेस शील्ड शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं। ये राहत सामग्री संबंधित राज्यों में रेड क्रॉस की स्थानीय शाखाओं के जरिए पीड़ित लोगों तक पहुंचाई जाएगी। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में विधानसभा सीटों और संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। आयोग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीटों के उपचुनाव की तारीख उचित समय पर घोषित की जाएगी। चुनाव आयोग को देश में अलग अलग जगहों पर खाली हुई 56 विधानसभा सीटों पर एक संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत सभी सीटों पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। कोविड महामारी के वैश्विक आपात के बीच इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्रालय ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों को 15 अगस्त को लेकर गाइडलाइंस भेज दी है। मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, बड़ी संख्या में इकट्ठा ना होना जैसे आवश्यक नियमों के पालन पर खास जोर दिया गया है। गाइडलाइंस के अनुसार लाल किले पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस की ओर से प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराना, प्रधानमंत्री का भाषण, राष्ट्रगान और अंत में तिरंगे वाले गुब्बारे उड़ाने का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में भी इस बार आवश्यक नियमों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में कार्यक्रम 9 बजे के बाद मनाया जाएगा। राजधानियों में मुख्यमंत्रियों द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, गार्ड ऑफ ऑनर लिया जाएगा। राज्य सरकारों को समारोह छोटे स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के आदेश हैं कि कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से उन्हें सम्मानित करना है तो उन्हें बुलाया जा सकता है। केरल सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पूर्व
प्रमुख सचिव एम शिवशंकर से दोबारा पूछताछ होगी। एनआईए ने उन्हें एक नोटिस जारी कर 27 जुलाई को कोच्चि कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले एनआईए ने गुरुवार को उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं आज फिर से हुई सुनवाई के दौरान एनआईए की विशेष अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 21 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इससे पहले आज ही विशेष अदालत ने सारिथ एक और मुख्य आरोपी सारिथ पीएस को भी 21 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इस मामले में सारिथ पीएस, स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर समेत करीब 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन की शिकायत भी दर्ज की है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।